आज बाजार की शुरुआत करीब 40 अंकों के गैप डाउन के साथ हुई और ओपन होते ही बिकवाले का दबाव दिखने लगा। बीच में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन पूरे दिन निफ्टी एक सीमित दायरे में ही घूमता रहा और आखिर में दिन के निचले स्तरों से थोड़ा ऊपर बंद हुआ। सनटेक रियल्टी मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट का अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 3000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिससे कंपनी की वेस्टर्न सबर्ब्स में मौजूदगी और मजबूत होगी। जेनेसिस IBRC इंडिया ने पद्मनाभन कृष्णमूर्ति को 19 जनवरी 2026 से अतिरिक्त नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया है और वे अगली AGM तक इस पद पर बने रहेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा ने जानकारी दी है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 30 जनवरी 2026 को होगी। इस बैठक में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही और 9 महीनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर चर्चा और विचार किया जाएगा। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग 29 जनवरी 2026 को तय की गई है। इस बैठक में कंपनी दिसंबर 2025 तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिव्यू करके रिकॉर्ड में लेगी। निफ्टी के 30 से ज्यादा शेयर लाल निशान में बंद हुए। विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंटर्न और ICICI बैंक आज के टॉप लूजर्स में रहे, जिससे पूरे बाजार की सेंटिमेंट कमजोर बनी रही। टेक महिंद्रा के शेयर करीब 4% चढ़े और 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गए, क्योंकि कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे और ग्रोथ के संकेत मजबूत दिखे। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ 1.7% रही, जो अनुमान से कहीं बेहतर थी। ईबिट मार्जिन भी 12.1% से बढ़कर 13.1% हो गया, जो Q2 2024 के कमजोर स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाता है। मैनेजमेंट ने बताया कि ये लगातार 9वां क्वार्टर रहा है जब मार्जिन में सुधार हुआ है और कंपनी 2027 तक 15% मार्जिन हासिल करने का लक्ष्य दोहरा रही है। साथ ही डील विंस पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहे हैं। JP मॉर्गन ने टेक महिंद्रा को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस 2100 रुपए किया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मेगा डील्स और बेहतर एग्जीक्यूशन से 2027 में ग्रोथ इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज के करीब। टाटा कैपिटल ने दिसंबर क्वार्टर में मजबूत नतीजे पेश किए, जहां नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 20% बढ़कर 790 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी तेज उछाल के साथ 2541 करोड़ रुपए रहा, जो लेंडिंग ग्रोथ और बेहतर यील्ड्स को दिखाता है। कंपनी का AUM रिटेल, SME और हाउसिंग फाइनेंस सभी सेगमेंट्स में स्टेडी बढ़ा है। मोटर फाइनेंस बिजनेस इस तिमाही में PAT ब्रेक इवन पर पहुंच गया और क्रेडिट क्वालिटी सभी सेगमेंट्स में स्टेबल बनी हुई है। डिजिटल और जेन AI कैपेबिलिटीज पर फोकस बढ़ाया गया है, जिससे एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने भी AUM और प्रॉफिट में मजबूत YOY ग्रोथ दर्ज की। सिएट ने Q3 में शानदार प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 60% बढ़कर 155.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू और EBITDA दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही, जिससे मार्जिन सुधरकर 13.5% हो गया। मैनेजमेंट के मुताबिक GST रेट रिडक्शन और सभी सेगमेंट्स में डिमांड बेहतर होने से परफॉर्मेंस को सपोर्ट मिला। इंटरनेशनल मार्केट से भी आगे ग्रोथ के मौके बनते दिख रही है। IRFC ने दिसंबर तिमाही में 10.5% की बढ़त के साथ 1802 करोड़ रुपए का अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज किया, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोफाइल को दिखाता है। रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.5% घटकर 6661 करोड़ रुपए रहा, जिसका कारण रेलवेज को दिए गए मॉरिटोरियम के चलते रेवेन्यू रिकॉग्निशन में देरी होना बताया गया। CMD के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का एनुअल डिस्बर्समेंट टारगेट सही ट्रैक पर है और Q3 तक लगभग 3/4 रकम डिस्बर्स हो चुकी है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़कर रिकॉर्ड 4.75 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। IRFC ने 0 NPA स्टेटस बनाए रखा है और आगे मेट्रो रेल, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स जैसे नए क्षेत्रों में सिलेक्टिव एक्सपेंशन और को फाइनेंसिंग के अवसर तलाशने की योजना बना रही है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के स्टैंडर्ड ऑन Q3 नतीजों में प्रॉफिट 301 करोड़ रुपए रहा, जो मार्केट एस्टिमेट 346 करोड़ रुपए से कम है। हालांकि सालाना आधार पर मुनाफा 283 करोड़ रुपए से बढ़कर 301 करोड़ रुपए पहुंचा, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बनी रही। रेवेन्यू 5573 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से बेहतर है, और EBITDA 524 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो एस्टिमेट से थोड़ा ऊपर रहा। हालांकि EBITDA मार्जिन 9.4% रहा, जो अनुमानित 9.7% से कुछ कम रहा। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो FMCG और ऑटो सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब साफ है कि बाजार में बिकवाली सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी।
20 जनवरी को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट एक बेहद अहम फैसला सुना सकती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ्स को चुनौती देने वाला मामला भी शामिल है। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने निचली अदालतों के उन फैसलों के खिलाफ अपील की है जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने कानूनी सीमाओं से आगे जाकर ये टैरिफ लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हुई है और अगर इन्हें रद्द किया गया तो टिप्स म्यूजिक ने Q3 में मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% बढ़कर 58.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ मेनली डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलने वाली स्टेडी इनकम और बेहतर मार्जिन्स की वजह से आई है। कंपनी का रेवेन्यू 94.3 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है, जबकि एबिटा 34% बढ़कर 74.5 करोड़ रुपए हो गया। एसेट लाइट डिजिटल बिजनेस मॉडल की वजह से मार्जिन्स काफी ऊंचे 79% तक पहुंच गए। इस तिमाही में टिप्स म्यूजिक ने 108 नए गाने रिलीज किए, जिनमें फिल्म और नॉन फिल्म दोनों शामिल हैं। YouTube पर सब्सक्राइबर्स बढ़कर 145.3 मिलियन हो गए, जो डिजिटल रीच की मजबूती दिखाता है। कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में टोटल डिविडेंड पे आउट 166.18 करोड़ रुपए हो गया। ये मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कैपिटल रिटर्न स्ट्रैटेजी को दिखाता है। हिंदुस्तान जिंक के नतीजों के बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हायर अदर इनकम की वजह से भी हुआ। एबिटा 6,005 करोड़ रुपए रहा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और सालाना आधार पर करीब 35% की ग्रोथ दिखाता है। एबिटा मार्जिन भी बढ़कर 55% पहुंच गया, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। प्रोडक्शन साइड पर सेलेबल मेटल आउटपुट 4% बढ़कर 270 किलो टन रहा, जबकि सिल्वर प्रोडक्शन में हल्की गिरावट आई। ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस ऊंची हैं, लेकिन हेजिंग की वजह से पूरा फायदा नहीं मिल पाया। स्टॉक नतीजों के बाद करीब 3.7% चढ़कर 661 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में 43% ऊपर है। हालांकि कंपनी का फ्री फ्लोट कम है, क्योंकि प्रमोटर वेदांता की होल्डिंग ज्यादा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स आज Q3 के नतीजे जारी करने वाली है और मार्केट को स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद है। BFSI और हेल्थ केयर सेगमेंट से रेवेन्यू सपोर्ट मिलने की संभावना है। एनालिस्ट्स के मुताबिक डॉलर रेवेन्यू करीब 3.6% बढ़कर $421 मिलियन रह सकता है, जबकि रुपी रेवेन्यू 3,751 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव दिख सकता है, क्योंकि वेज हाइक्स का असर पड़ने की संभावना है। ईबिट मार्जिन 16.3% से घटकर 15.5% रहने का अनुमान है। डील पाइपलाइन पर निवेश की खास नजर रहेगी। पिछली तिमाही में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग डील विंस दिखाए थे और अब ये देखा जाएगा कि कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन कैसे आगे बढ़ते हैं। BHEL के शेयरों में नतीजों के बाद तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और स्टॉक करीब 3% तक गिरा। इसकी वजह ये रही कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कम रही, जिससे निवेशकों को थोड़ा निराशा हुई। दिसंबर तिमाही में BHEL का रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.4% बढ़कर 8,473 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये ब्लूमबर्ग के अनुमान 8,827 करोड़ रुपए से कम रहा। इसी कारण बाजार ने नतीजों को मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। ईबिट में जोरदार सुधार देखने को मिला, जो 79% बढ़कर 546 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 4.2% से बढ़कर 6.6% पहुंच गया। हालांकि ईबिट भी अनुमान से कम रहा, जिससे पूरी राहत नहीं मिल पाई। नेट प्रॉफिट 134 करोड़ रुपए से बढ़कर 390 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें अदर इनकम की बड़ी भूमिका रही। इसी बीच बोर्ड ने वाराणसी में नए प्लांट की शॉर्ट क्लोजर को मंजूरी दी। अब वहां बनने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में बनाए जाएंगे। साई सिल्क्स ने दिसंबर क्वार्टर में कमजोर प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट 17.4% घटकर 38 करोड़ रुपए रह गया। डिमांड में नरमी और बढ़ती कॉस्ट्स का सीधा असर प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा। रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 8.3% घटकर 411 करोड़ रुपए रहा, जबकि एबिटा 12% गिरकर 69.8 करोड़ रुपए हो गया। मार्जिन सिमटकर 17% रह गया, जो कॉस्ट प्रेशर को दिखाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और EPS दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कमजोर नजर आई। हालांकि मैनेजमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पर बना हुआ है। LTIM माइंडट्री के दिसंबर क्वार्टर नतीजे मिक्स्ड रहे, जहां नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से काफी कम रहा। इसका मुख्य कारण न्यू लेबर कोड से जुड़ा वन टाइम चार्ज रहा, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित किया। रेवेन्यू परफॉर्मेंस मजबूत रहा और कंपनी ने 10,781 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो एस्टिमेट से थोड़ा बेहतर था। सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ 3.7% रही, जो डिमांड स्टेबिलिटी दिखाती है। ईबिट मार्जिन सुधरकर 16.1% पहुंच गया, लेकिन लेबर कोड इम्पैक्ट की वजह से नेट प्रॉफिट 959.6 करोड़ रुपए तक फिसल गया। मैनेजमेंट ने साफ किया कि ये इम्पैक्ट वन टाइम नेचर का है। CEO के मुताबिक AI स्ट्रैटेजी, लार्ज डील विंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से ये तीसरा लगातार क्वार्टर रहा जब 2% से ज्यादा ग्रोथ हासिल हुई। क्लाइंट बेस भी मजबूत हुआ है।
रिजल्ट्स के बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी तेज रहा। विप्रो के शेयर 8% से ज्यादा टूटे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 3.5%, आईसीआईसीआई बैंक में 3.4% और एचडीएफसी बैंक में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। मैक्रो फ्रंट पर एक पॉजिटिव खबर भी आई, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की ग्रोथ आउटलुक को बेहतर किया है। 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया गया है, जो अक्टूबर के अनुमान से 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, जबकि 2027 के लिए ग्रोथ 6.4% बताई गई है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी पूरे दिन अपनी 20-डे ईएमए के नीचे बना रहा, जो बाजार में कमजोरी का संकेत है। हर तेजी पर बिकवाली देखने को मिली, जिससे इंट्राडे वॉलेटिलिटी बनी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का मानना है कि अगर निफ्टी 25,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट से टिक कर ऊपर आता है तो शॉर्ट टर्म रिकवरी दिख सकती है, लेकिन अगर ये स्तर टूटता है तो बाजार 25,200 तक फिसल सकता है, जो 200-डे ईएमए के करीब है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के मुताबिक नजदीकी समय में निफ्टी पर दबाव बना रह सकता है। नीचे की तरफ 25,200 एक अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 25,700 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदीश शाह ने बताया कि अगर निफ्टी 25,473 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो मौजूदा कंसोलिडेशन खत्म हो सकता है और गिरावट तेज होकर 25,318 तक जा सकती है। फिलहाल ऊपर की तरफ 25,865 एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ रही है। यूएस और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव और नए टैरिफ थ्रेट्स ने निवेशकों को डरा दिया है। यूएस मार्केट में शुक्रवार को डाउ जोन्स और नैस्डैक पहले से ही दबाव में थे। आज सुबह फ्यूचर्स में भी डाउ जोन्स करीब 0.9% और नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% तक नीचे दिखे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूएस का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर 10% से लेकर 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में डर बढ़ गया। यूरोप की लगभग सभी बड़ी मार्केट्स जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके में 1.5 से 2% तक की गिरावट देखी गई, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट और कमजोर हो गया। यूरोपियन यूनियन के पास एक एग्रीमेंट है जिसे 2023 में साइन किया गया था। इसके तहत अगर कोई बाहरी देश यूरोप पर ट्रेड प्रेशर डालता है तो ईयू मिलकर काउंटर एक्शन ले सकता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएस को वार्निंग दी गई है कि ज्यादा प्रेशर से रिलेशंस और खराब हो सकते हैं, खासकर जब दोनों नेटो एलाइज हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने भी कहा है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी अनप्रेडिक्टेबल बनी हुई है। मार्केट इस समय इतना वॉलेटाइल है कि अगले 1 घंटे में भी डायरेक्शन बदल सकती है। कभी पॉजिटिव खबर आ सकती है तो कभी नेगेटिव, इसलिए शॉर्ट टर्म में रिस्क काफी ज्यादा है। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है। यही वजह है कि यूएस, चाइना और रशिया सभी की नजर वहां टिकी हुई है। एक और खबर यह है कि गाजा पीस बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव पर रशिया ने कहा है कि पुतिन को इनविटेशन मिला है और वो अभी रिव्यू के स्टेज में है, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स और कॉम्प्लेक्स हो गई है। कंपनी ने चेन्नई प्लांट में 1,314 करोड़ रुपए के कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 2028 की पहली छमाही तक 35 लाख टायर्स पर एनम की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। ओबेरॉय रियल्टी ने Q3 में स्टेडी प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट मामूली बढ़त के साथ 622.6 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू करीब 6% बढ़ा। हालांकि हायर कॉस्ट्स की वजह से मार्जिन्स में कुछ दबाव देखने को मिला। बोर्ड ने 2 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी 2024 तय किया गया है। डिविडेंड पेमेंट 5 फरवरी तक पूरी होने की उम्मीद है। न्यू लेबर कोड्स के लागू होने से कंपनी पर अतिरिक्त ऑब्लिगेशन दर्ज की गई है, जिसे एक्सेप्शनल आइटम के रूप में रिजल्ट्स में शामिल किया गया है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज ने Q3 में स्टेडी प्रदर्शन दिखाया, जहां रेवेन्यू 11% बढ़कर 1,029 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट करीब 4% बढ़कर 43.2 करोड़ रुपए रहा। ईबिटा में लगभग 20% की ग्रोथ के साथ मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला, जो बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट कंट्रोल को दिखाता है। कंपनी को 2021 से जुड़ा 202.77 करोड़ रुपए का जीएसटी शो कॉज नोटिस मिला है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इसका फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस पर कोई मटीरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स ने दिसंबर तिमाही में 48% सालाना बढ़त के साथ 60.6 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो मजबूत कंज्यूमर डिमांड और स्टेबल मिल्क प्रोक्योरमेंट को दिखाता है। कंपनी का रेवेन्यू 2,364 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 17.6% ज्यादा है। कोर डेयरी कैटेगरीज में स्टेडी डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ ने ग्रोथ को सपोर्ट किया। ईबिटा 19.2% बढ़कर 256 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मार्जिन हल्का सुधार दिखाते हुए 10.8% पर पहुंच गया। इससे साफ है कि ऑपरेशनल
ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर बनी हुई है। चेयरमैन आरजी चंद्रमोगन के मुताबिक ग्रोथ का आधार डिस्ट्रीब्यूशन रीच, कैपेसिटी एक्सपेंशन और ब्रांड बिल्डिंग में लगातार निवेश है, जिसने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत बनाया है। पीएनबी के शेयर नतीजों के बाद दिन के ऊपरी स्तरों से फिसल गए क्योंकि कोर इनकम यानी एनआईआई में कमजोरी देखने को मिली, जिससे बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। एनआईआई 10,533 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 4.5% कम है और एस्टिमेट से भी नीचे रहा। हालांकि नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 5,100 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें अदर इनकम का बड़ा योगदान रहा। एसेट क्वालिटी में हल्का सुधार देखने को मिला, जहां ग्रॉस एनपीए घटकर 3.19% और नेट एनपीए 0.32% पर आ गया। वहीं प्रोविजंस बढ़कर 1,150 करोड़ रुपए हो गए, जो सतर्कता को दिखाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर 2.52% रह गया, जबकि बिजनेस अपडेट में डिपॉजिट्स और ग्लोबल बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ दिखी, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की उम्मीद बनी रहती। एक्मे सोलर ने गुजरात के सुरेंद्रनगर प्लांट में 12 मेगावाट की अतिरिक्त विंड कैपेसिटी शुरू कर दी है, जिससे इस प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर 68 मेगावाट हो गई है। कंपनी का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट को कुल 100 मेगावाट तक ले जाने का है, जिसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की फंडिंग और एक्मे सोलर की इन हाउस ईपीसी टीम ने तैयार किया है। इंडिगो के शेयरों में 4% से ज्यादा की तेजी आई, जब डीजीसीए द्वारा लगाए गए जुर्माने को बाजार ने बहुत बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं माना। जेफरीज का कहना है कि अब निवेशकों की नजर डीजीसीए की आगे आने वाली गाइडलाइंस पर रहेगी, जिससे इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल्स धीरे धीरे सामान्य होंगे। सुज़लॉन एनर्जी ने अपने ओवरसीज एक्सपेंशन को तेज करने के लिए पाउलो फर्नांडो सुवाज को यूरोप का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ये नियुक्ति कंपनी की सुज़लॉन 2.0 स्ट्रैटेजी को मजबूती देती है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट तेजी से बदल रहा है। ब्रॉडर मार्केट ने भी कमजोरी दिखाई। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 0.37% टूटा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1% की गिरावट आई, जिससे छोटे और मझोले शेयरों में ज्यादा दबाव दिखा। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस के शेयरों में सोमवार को करीब 9.5% की तेज उछाल देखने को मिली और भाव 1487 रुपए के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। ये तेजी तब आई जब दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने Q3 में कंपनी में 1.14% नई हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 18.4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इंडियन बॉन्ड मार्केट में आज हल्का दबाव देखने को मिला, क्योंकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने से निवेशकों की धारणा थोड़ी कमजोर हुई। हालांकि राज्यों की ओर से कम बॉन्ड सप्लाई होने की वजह से गिरावट ज्यादा नहीं बढ़ी और कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस भी स्थिर बना रहा। बाजार पर दबाव की सबसे बड़ी वजह बड़े शेयरों के कमजोर तिमाही नतीजे रहे। निफ्टी 25,600 के अहम स्तर के ऊपर टिक नहीं पाया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक ने इंडेक्स को सबसे ज्यादा नीचे खींचा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।